हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की। ये आपके 11th की बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं आपको बता दूं कि आपके नीट के एग्जाम में इससे हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन। जब हम इसकी बात करते हैं कि आपके नीट के एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हर साल जो क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर हम 7 क्वेश्चंस की बात भी कर रहे हैं तो 7 चौक 28, ये 28 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर, सिंगल चैप्टर आपको 28 नंबर डायरेक्ट देके जाता है, और इसीलिए आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि ये चैप्टर 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और बाकी इनडायरेक्ट वे में मैं बात करूं तो इसका यूज है बहुत सारे चैप्टर्स में। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनडायरेक्ट वे में, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इनके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहां पूछे जाएंगे, किन किन चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें से आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में। और क्या होता है, एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें भी इनडायरेक्ट वे में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे भी इनडायरेक्ट वे में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम से भी इनडायरेक्ट वे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट सीक्वेंस में, प्रीवियस ईयर में ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, लगातार इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हिडन है, इस चैप्टर से लिंक्ड हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट किंगडम, ये सभी इनडायरेक्ट वे में इस चैप्टर से क्वेश्चन दे के ही जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ओके, विजिबल है सभी को। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं, इस चैप्टर पे मूव करने जा रहे हैं, किस चैप्टर को कैसे हमें टारगेट करना है, किस तरह से स्टडी करना है इस चैप्टर को, ठीक है ना, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि भाई अगर हम इससे क्वेश्चन आने की संभावना की बात करें, टोटल क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपके 10 से 11 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10 से 11 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इससे टोटल क्वेश्चन की बात करूं, टोटल क्वेश्चन इससे 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 वहां से हो जाते हैं, 3-4 इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। अगर मान लो इससे 10 ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 10 × 4 मार्क्स हो गया 40 मार्क्स। बताओ 40 मार्क्स ये चैप्टर दे के जाएगा आप लोगों को। इसको ऐसे हल्के में मत लेके जाइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप लोगों को फोकस के साथ पहले ही लेक्चर से क्लास को प्रॉपरली अटेंड करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसीलिए मेक श्योर करिए कि आप लोग, ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है अभी, आप लोग मेक श्योर करिए कि कॉपी और पेन लेके बैठे और अपने साथ कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप लोग अपने माइंड में तुरंत ही छाप सकें, जितना मैं पढ़ाऊं, जितना मैं आपको समझाऊं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ जाता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, इस चैप्टर को हमें 2 पार्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि अगर हमें सेल डिवीजन करना है तो सेल साइकिल चलाना पड़ेगा।
सेल डिवीजन करना है, सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना है, तो सेल साइकिल करना पड़ेगा। और यही जो सेल साइकिल होती है ना, 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। यानी कि अगर हमें 2 टाइप्स ने हमने इस सेल साइकिल को चलाया, 2 टाइप से इस सेल साइकिल को कंप्लीट किया, तो जो सेल डिवीजन होगा वो 2 टाइप का हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो मेनली हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सब सेल डिवीजन जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे इसमें माइटोसिस की। पहले तो हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की। किसकी बात कर लेंगे भाई? हम लोग बात कर लेंगे माइटोसिस की, और हम लोग बात कर लेंगे मियोसिस की। किसकी किसकी बात करेंगे? माइटोसिस और मियोसिस की हम लोग बात कर लेंगे। अबे यार, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस ढंग से लिखा जाए, तू तो तिरछा ऐसे मत लिखा करो, है ना। एक तो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे माइटोसिस की, ठीक है, और एक पढ़ेंगे मियोसिस की, ठीक। तो इस हेडिंग को मैं नाम दे रहा हूं टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्या नाम दे रहा हूं? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं सेल डिवीजन की, पहले मैं बात करूंगा सेल साइकिल के। पर मैं इस चैप्टर को कैटेगराइज कर रहा हूं कि कितने पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक तो हम पढ़ते हैं माइटोसिस, दूसरा पढ़ते हैं मियोसिस। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पढ़ने के लिए सेल साइकिल पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सेल साइकिल हमें पढ़ना पड़ता है। और ये जो सेल साइकिल होता है ना, ये 4 भाग में कैटेगराइज होता है, ठीक है। कितने भाग में कैटेगराइज होता है? 4 भाग में। एक होता है जीवन फेज, मतलब 4 अवस्थाओं में, 4 फेजेज में डिवाइडेड रहता है सेल साइकिल। जीवन फेज होता है, यस फेज होता है, G2 फेज होता है, यम फेज होता है। अगर तुम्हें इसको भी पढ़ना है, चाहे तुम माइटोसिस की बात करो, इसके लिए भी तुम्हें सेल साइकिल चलाना पड़ेगा, चाहे तुम बात करो मियोसिस की, इसके लिए भी तुम्हें सेल साइकिल चलाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले हम माइटोसिस की बात करेंगे, तो माइटोसिस में ध्यान दीजिएगा, एक बार ये चक्र चलेगा, ठीक है ना। जो सेल साइकिल होगा ओनली 1 टाइम होगा। कितने बार? सेल साइकिल 1 टाइम चलेगा, एक ही बार में ये कंप्लीट होगा। और फाइनली सेल साइकिल क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सेल साइकिल की ही बात करें, तभी मैं लिखाऊंगा इसके बारे में, पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह से हमें मूव करना है। और इसमें जो सेल साइकिल होता है, मैंने सेल लिख दिया क्या? अगर हम इसमें सेल साइकिल की बात करेंगे माइटोसिस में, तो 1 टाइम होगा। और जब हम बात करेंगे मियोसिस में, तो मियोसिस में सेल साइकिल जो होता है, ये चक्र चलाना पड़ता है 2 बार। सेल साइकिल हमें 2 बार चलाना पड़ेगा, 2 टाइम्स। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, 2 टाइम्स हमें चलाना रहता है। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये तो सेल साइकिल की बात हो जाएगी, सेल साइकिल की बात हो जाएगी। परंतु मियोसिस जब तुम पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे? माइटोसिस को जब तुम पहली बार पढ़ोगे, ठीक है, पहले तो तुम माइटोसिस को पढ़ोगे। माइटोसिस को जब तुम पढ़ोगे, ठीक, तो इसके लिए तुम्हें पहले करना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस। क्या करना पड़ेगा? कैरियोकाइनेसिस करना पड़ेगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन करना, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब यही होता है, ठीक है। जब हम न्यूक्लियस के डिवीजन की बात कर लेंगे, तो हम लोगों को बात करना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस के बाद हमें बात करना होगा साइटोकाइनेसिस की। किसकी बात करनी होगी? साइटोकाइनेसिस की बात करनी होगी। मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल डिवीजन। क्या पढ़ते हैं? सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सेल डिवीजन बोलो, या इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को एक बात और बता देता हूं, एक बात ध्यान से सुन लो।
मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, सब समाहित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे, ध्यान दो, जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, इसके लिए हमें विभिन्न फेजों से गुजरना पड़ेगा। सेल साइकिल के बाद जब तुम माइटोसिस की बात ही कर रहे हो, माइटोसिस में सेल साइकिल के बाद जब तुम कैरियोकाइनेसिस कराओगे, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस कराओगे तो कैरियोकाइनेसिस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कई सारे और फेजेस पढ़ने पड़ेंगे। प्रोफेज पढ़ना पड़ेगा, इसी में कैरियोकाइनेसिस में तुम्हें मेटाफेज पढ़ना होगा, ठीक है। प्रोफेज के बाद तुम्हें मेटाफेज पढ़ना होगा, तुम्हें एनाफेज पढ़ना होगा, ठीक है, और तुम्हें टीलोफेज पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारी बातें करनी होंगी हमें कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत। जब तुम कैरियोकाइनेसिस करके कंप्लीट कर चुके होगे, जब तुम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें कराना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस। क्या कराना पड़ेगा? साइटोकाइनेसिस कराना पड़ेगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर देना। क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्म का तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये हमें पढ़ना होता है माइटोसिस के अंतर्गत, ठीक है। माइटोसिस में हमें पढ़ना होगा इन बातों को। ध्यान से एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं माइटोसिस की। किसकी बात कर रहा हूं? माइटोसिस की। तो ध्यान देना, सेल साइकिल तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। सेल साइकिल क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसके कितने फेजेज हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ना, G1, यस, G2, यम, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये तो फेजेज तुम पढ़ोगे सेल साइकिल के, G1, यस, G2, लेकिन एक फेज जो होता है यम वाला, यही ध्यान दीजिएगा, यही सेल डिवीजन में जाता है। किस में जाता है? माइटोसिस के सेल डिवीजन में जाता है, और यही करवाएगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्या क्या करवाएगा? कैरियोकाइनेसिस कराएगा और साइटोकाइनेसिस कराएगा। लेकिन एक बात और है, जब तुम माइटोसिस के लिए पढ़ रहे हो ये सेल साइकिल, तो एक ही बार करना है। कितनी बार? एक ही बार करना रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, माइटोसिस में जब तुम कैरियोकाइनेसिस करोगे, न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे, तो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब तुम साइटोकाइनेसिस कराओगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराओगे, ये लास्ट जो अवस्था होती है, बोले तो लास्ट फेज होता है, मतलब लास्ट प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का। तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा? साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये तो रही बात माइटोसिस की। लेकिन जब तुम मियोसिस की बात करोगे, मियोसिस के लिए तुम्हें ये साइकिल तो चलाना पड़ेगा, सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें हमें G1, यस, G2 फेज को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यम फेज की जब तुम बात करोगे, इसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी तुम्हें करना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस। क्या करना पड़ेगा भाई? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये जो फेजेज आ रहे हैं सेल साइकिल के, सेल साइकिल तुम्हें 2 बार चलाना पड़ेगा, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में ही। किसमें? कैरियोकाइनेसिस में ही। कैरियोकाइनेसिस में ही तुम्हें इस फेज को 2 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो होता है ये 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा मियोसिस 1, ठीक है, एक हो जाएगा मियोसिस 1 और दूसरा हो जाएगा मियोसिस 2, ठीक है। एक हो जाएगा मियोसिस 1, दूसरा हो जाएगा मियोसिस 2। तो भाई साहब, मियोसिस 1 के लिए भी तुम्हें इस सेल साइकिल को चलाना पड़ेगा, मियोसिस 2 के लिए भी सेल साइकिल चलाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ओके ओके, मैं अभी अच्छे से बात बताऊंगा जब इन सबको पढ़ाने लगूंगा तो, ठीक है ना। मतलब जब माइटोसिस को पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसको भी पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद तुम्हें करा देना है साइटोकाइनेसिस, ओके। अच्छा, एक बात तो और मैं बताना ही भूल गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो मियोसिस होंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इन सभी में तुम्हें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेज पढ़ो, इन दोनों में तुम्हें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, जैसे उसमें पढ़े थे, मतलब जैसे उसमें बात करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और लास्ट में इसका भी क्या करा देना है? साइटोकाइनेसिस, बेचारे का इसका भी करा देना है साइटोकाइनेसिस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके, ये तो चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम किस तरह से मूव करेंगे, ठीक है ना। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो गया हूं,
ठीक है ना। पहले हम सेल साइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेल साइकिल की बात करेंगे। ठीक, चलिए आइए जरा हम लोग सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी तुम्हें पढ़ना है तो सेल साइकिल को पढ़ना ही है। एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूं सेल साइकिल, ठीक है, एक बार मैं सेल साइकिल पढ़ा रहा हूं, चाहे तुम माइटोसिस की बात करोगे तब भी लागू होगा सेल साइकिल। सेल साइकिल के बिना तुम उस पे मूव नहीं कर पाओगे, कैरियोकाइनेसिस और किस पे, साइटोकाइनेसिस पे, माइटोसिस के। और सेल साइकिल के बिना तुम मियोसिस के भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पे नहीं मूव कर पाओगे। लेकिन जब तुम बात करोगे माइटोसिस के लिए, तो माइटोसिस के लिए तुम्हें एक ही बार सेल साइकिल पढ़ना होता है, एक ही बार उसको लागू करना रहता है। और जब तुम मियोसिस की बात करोगे, मियोसिस के लिए कैरियोकाइनेसिस में 2 बार लागू होगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस मियोसिस के लिए 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसलिए 2 बार तुमको चलाना पड़ेगा। क्या क्या 2 बार चलाना पड़ेगा? सेल साइकिल, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सेल साइकिल की। किसकी बात कर लेते हैं? सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल कुछ यूं भी बनता है। कैसे बनता है मैं बना देता हूं। ठीक, सेल साइकिल कुछ यूं बनता है। देखो मैं कितना परफेक्ट सर्कल बनाता हूं, है कि नहीं? परफेक्ट नहीं है? और कितना परफेक्ट चाहिए भाई तुम लोगों को, हैं? ये होता है जीवन। देखो सेल साइकिल के फेजेज होते हैं, इसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा। ये यस होता है, ये G2 होता है, ये यम फेज होता है। ठीक है, अच्छा जब मैं सेल साइकिल की ही बात कर रहा हूं तो सेल साइकिल में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है। क्यों मैं कोऑर्डिनेटेड इवेंट की बात कर रहा हूं? कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब क्या है? ध्यान दो, पहले तो इसमें हम बात करेंगे सेल ग्रोथ होगा। क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, इसी में सेल ग्रोथ के अंतर्गत ही हम बात कर लेते हैं, सेल ग्रोथ होता है और इसी में हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनलीज फॉर्म होंगी, ऑर्गेनलीज फॉर्म होती है सेल ग्रोथ के अंतर्गत ही। और ध्यान दीजिएगा, दूसरे इवेंट की मैं बात करूं तो इसमें ध्यान दीजिएगा डीएनए रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन होगा जिसकी वजह से जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक, या क्रोमोसोम डबल हो जाता है। क्रोमोसोम डबल हो जाता है? नहीं, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है भाई साहब, उसका अमाउंट डबल होता है। अमाउंट डबल होने का मतलब मान लो सिंगल क्रोमैटिड का है तो डबल क्रोमैटिड का हो जाएगा। मैंने बोल दिया, गलती से हो गया। जेनेटिक अमाउंट डबल होता है डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू, या डीएनए तुम बोल रहे हो डीएनए डबल हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ प्रोटीन का रिप्लिकेशन होगा, प्रोटीन्स फॉर्म होंगी। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन्स फॉर्म होंगी, प्रोटीन्स इसमें फॉर्म होती हैं। और क्या फॉर्म होगा इसमें? और इसमें सेंट्रोसोम फॉर्म होगा। सेंट्रोसोम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रोसोम जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये जो मैं सेंट्रोसोम की बात कर रहा हूं, ये सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम फॉर्म होगा और ध्यान दीजिएगा लास्ट में फाइनली सेल डिवाइड कर जाएगा। और जब हम बात करेंगे फाइनली, ठीक है, फाइनली सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे होगे, अच्छी बात है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने तो कहा कि ये जो सेल साइकिल है इसके 4 फेजेज हैं। कितने फेजेज हैं? 4 फेजेज हैं, यहां मैं बना रहा हूं। ठीक है, सेल साइकिल के 4 फेजेज हैं। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो फेजेज ऑफ साइकिल, सेल साइकिल, अगर मैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करूं तो 4 होते हैं। कौन कौन से? G1, ठीक है, G1 होता है, यस होता है, G2 होता है।
लेकिन जीवन में ही एक और फेज आ जाती है G0 की, जिसको क्वेश्चन फेज बोला जाता है। ठीक है, इस केस में सेल कोई काम ही नहीं कर रहा होता, बेहुदा तरीके से रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अलग हो जाता है, सेल डिवीजन में वो आता ही नहीं, मतलब वो कोई काम ही नहीं करेगा तो सेल डिवीजन भी नहीं करेगा, वो G0 फेज में चला जाता है, बोले तो क्वेश्चन फेज में चला जाता है। ठीक है, मैं अभी इसको समझाऊंगा तुम लोगों को, अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा छोटा करके। ये जो जीवन फेज होता है, ये जो जीवन फेज होता है ना, जीवन में ग्रोथ होता है। क्या होता है? जीवन में ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, ऑर्गेनलीज फॉर्म होती हैं, ऑर्गेनलीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, और जब हम G0 की बात करते हैं इसको लिखते हैं क्वेश्चन फेज। क्या लिखते हैं? तुम ढंग से लिखा जाओ भाई, तुम अलग हो तो अलग से लिखा जाओ। इसको रेड से लिखता हूं। ये जो होता है ना क्वेश्चन फेज होता है, क्या होता है? क्वेश्चन फेज होता है G0 वाला, और इसमें सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाते हैं। मतलब इसके लिए मैं लिखूं तो सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। रुक जाओ, मैं इसके लिए लास्ट में अभी लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन फेज है। ठीक, अभी मैं इसकी बाद में बात कर लूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन फेज के बारे में आपको भी बाद में बता दे रहा हूं। ठीक है ना? ओके, हम जब यस फेज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बोले तो डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए का अमाउंट गेट डबल ड्यू टू डीएनए सिंथेसिस। ओके, अब हम G2 फेज की बात करते हैं। इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है और कंटिन्यू ग्रोथ रहती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेगा और ध्यान दीजिएगा ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, ग्रोथ इसमें कंटिन्यू रहेगा। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन तो फॉर्म होगी पर इसमें ग्रोथ जो रहता है कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना? ग्रोथ कंटिन्यू होता है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन फॉर्म होगी परंतु ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। ओके, ग्रोथ क्या रहेगा? कंटिन्यू। और यस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। और यम फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये सारी प्रक्रिया होती है। यस फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, वो अलग प्रक्रियाएं होती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। मैं फेजेज की बात करने जा रहा हूँ, सभी फेजेज की बात मैं करूंगा। ठीक, ओके, सभी फेजेज की बात कर लूंगा। ठीक है, आ जाइए जरा, इसको ऐड कर देता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फेजेज ऑफ सेल साइकिल की। एक बार चेक कर लेता हूं तुम लोगों को, दिखने में तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बात करने जा रहे हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल की। ठीक है, जब हम फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के फेज आते हैं। अभी मैंने बनाया था ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बनाया था, एक गोला बना देता हूं फिर से। ठीक, ये गोला बनाया मैंने। अच्छा, अभी बताया तो था यार, क्या ही बनाऊं बार बार, दिखा दूंगा अभी मैं तुम लोगों को फिर से। ठीक है, जब हम फेजेज की बात करते हैं, तो इसमें फेजेज आते हैं। पहला हम फेज बात करेंगे जीवन की। किसकी बात करेंगे? जीवन की। इसको ग्रोथ 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढंग से लिखा जाए, इधर उधर नहीं। इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, ग्रोथ 1 फेज। ग्रोथ 1 फेज होता है। ध्यान दीजिएगा, इस फेज में जब हम बात करते हैं जीवन फेज में, जब हम जीवन फेज की बात करते हैं, ठीक है, तो सेल का ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है। क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है। इसमें सेल ग्रोथ होता है और क्या होता है? इसमें ऑर्गेनलीज डबल होती हैं, ऑर्गेनलीज डबल होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनलीज डबल होती हैं। ऑर्गेनलीज डबल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनलीज फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्गेनलीज फॉर्म होती हैं, ऑर्गेनलीज फॉर्म्स।
आगे हम बात करें इसी में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं कामा करके लिख रहा हूं, ठीक है, कामा करके लिख रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और चीजें होती हैं, ठीक है, और चीजें होती हैं जीवन फेज में। जैसे हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ फेज में सेल के ग्रोथ से क्या लेना देना है, ध्यान देना, सेल के ग्रोथ से क्या लेना देना है। मान लो अगर सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो सेल ग्रोथ नहीं होगा, सेल को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है, सेल को क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल ग्रोथ अकर ड्यू टू न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन यहां मिलता रहता है, ग्रोथ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि यहां पे बैठा रहेगा। और इसके मैं टाइम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, टाइम की बात करता हूं। अच्छा, ये लाइन लिखने की कोई तो जरूरत है नहीं भाई साहब, अगर इसको सेल ग्रोथ कराना है तो न्यूट्रिशन मिलना ही चाहिए, ये लाइन लिखने की वैसे तो जरूरत है नहीं, लगता है क्या जरूरत है, नहीं है यार, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे फॉर्म लिख देता हूं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं एक टाइम की बात कर लेता हूं कि टाइम कितना लगेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, टाइम बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जो ह्यूमन सेल होता है 24 आवर में डिवाइड कर रही है, 24 आवर में डिवाइड कर रही है, तो ये जो टाइम टेक करता है ना, इसका टाइम होता है 8 से 12 घंटे। कितने, 8 से 12 घंटे ये टाइम ले लेता है, मैक्सिमम टाइम यही लेता है। सेल डिवीजन के अंतर्गत जितना भी टाइम लगता है 24 में आवर में अगर सेल डिवाइड कर रही है तो मैक्सिमम टाइम G1 फेज लेता है, ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, ठीक है, G2 फेज की बात करते हैं, G2 नहीं, पहले मैं बात करूंगा यस फेज की। किसकी बात करेंगे हम लोग, यस फेज की। जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब हम यस फेज की बात करेंगे, इसको एक नाम और दिया जाता है, सिंथेसिस फेज। क्या नाम दिया जाता है, इसको सिंथेसिस फेज नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम सिंथेसिस फेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंथेसिस फेज की बात करते हैं, तो किसका सिंथेसिस होता है, बोले तो इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन हो, डीएनए का डुप्लीकेशन हो, ठीक है, रिप्लिकेशन या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन हो, ठीक है, अबे यार, डुप्लीकेशन हो या रिप्लिकेशन हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से जेनेटिक अमाउंट गेट डबल, जेनेटिक अमाउंट डबल होता है, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जेनेटिक अमाउंट गेट डबल, ठीक है, जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाता है। यहां तक कहानी क्लियर है ना आप लोगों को। और अगर हम इसके टाइम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, जेनेटिक अमाउंट को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए कि पहले ये 2C था, ठीक है, जेनेटिक अमाउंट, तो अब ये 4C हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर हम इसमें टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करेंगे, तो टाइम इसका थोड़ा सा कम लगता है उससे, थोड़ा सा क्या कम, क्या उससे ढेर सारा कम लगता है, ठीक है। इसका टाइम होता है, मैक्सिमम हम बात करें, इसका टाइम होता है 3 से 4 घंटे, 3 से 4 आवर्स ये टाइम टेक करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट G2 फेज की, ठीक है, G2 फेज की जब हम बात करेंगे तो G2 फेज में ध्यान दीजिएगा, जो G2 फेज होता है इसको ग्रोथ 2 फेज कहते हैं। G2 फेज में पहली बात तो टिब्यूलिन प्रोटीन डबल हो जाए, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूं प्रोटीन्स गेट डबल, प्रोटीन्स इसमें डबल की बात मत करो, प्रोटीन्स का इसमें रिप्लिकेशन होता है या प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं, प्रोटीन्स इसमें फॉर्म होंगी, ठीक है, प्रोटीन्स इसमें क्या होंगी, फॉर्म होंगी। और ध्यान दीजिएगा, इसी G2 फेज में, जैसा कि G1 फेज में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा था, G1 फेज में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा था, वैसे ही G2 फेज में ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, ग्रोथ
कंटिन्यू रहता है। आगे ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके टाइम की बात करूं, तो देखो 8 से 12 वो हो गया, 3 से 4 हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 3 से 4 हुआ और ये टाइम लेता है लगभग, ये लगभग लेता है कितना टाइम लेगा, 8 से 12 वो हो जाएगा ये लगभग 6 से 8 घंटे लेता है क्या? नहीं 8 घंटे नहीं लेता है, 7 घंटे लेता है, 5 से 7 घंटे तक टाइम टेक करता है। ठीक है, ये लगभग 5 से 7 घंटे तक टाइम लेता है G2 फेज। ओके, और बचेगा 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम यम फेज में चला जाता है। ये आप लोग लिखिए, ठीक है, मैं यम फेज को भी बता देता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो मैंने जितना लिखा है इतना ही पूछता है आपके मेडिकल के एग्जाम में। ठीक, जितना मैं बोल रहा हूं उतना कंटिन्यू प्रॉपर्ली सुनते जाओ बस। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं G1 फेज की। G1 फेज बोले तो ग्रोथ 1 फेज, ये मैक्सिमम टाइम लेता है 8 से 12 घंटे टाइम ले लेता है सेल साइकिल का। और ध्यान दीजिएगा इसी फेज में ग्रोथ होता है सेल का, और सेल में जो ऑर्गेनलीज होती है फॉर्म होती रहती है। जब हम यस फेज की बात करते हैं तो यस फेज थोड़ा कम टाइम लेता है, 3 से 4 घंटे टाइम लेता है। यस फेज में और क्या काम होता है ध्यान दीजिएगा, यस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन रिप्लीकेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाता है, जो कि 2C से अब 4C हो जाएगा। लेकिन नंबर आप क्रोमोसोम अभी सेम ही रखने हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब तुम बात करोगे G2 फेज की, G2 फेज में प्रोटीन्स फॉर्म होंगी, जैसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सेंट्रोमियर को फॉर्म करो, और सेंट्रोमियर कह रहा हूं मैं, सेंट्रोसोम को फॉर्म करने के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना, एस्टर बनाने के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है। ठीक है, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं तो कौन सी प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ऐसा लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसके लिए होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दिख रहा है यहां तक आप लोगों को? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो भाई दिख तो रहा है यार। एस्टर फॉर्म करने के लिए होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अच्छी बात है। मैं साइड में तो ऐड करता हूं, ऐड हो जा, क्या बात है? ऐड क्यों नहीं हो रहा है यार? ओके, वो ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, ऐड मैंने किया था शायद ना, इसीलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं यम फेज की। किसकी बात करने जा रहे हैं? यम फेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन सबसे ज्यादा चालाक होता है, कम टाइम में ही सारा काम कर देता है बेचारा। जब हम यम फेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यम फेज की बात करते हैं, तो यम फेज माइटोसिस के लिए माइटोसिस फेज बोलोगे, मियोसिस के लिए मियोसिस फेज बोलोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? माइटोसिस के लिए माइटोसिस फेज, मियोसिस के लिए मियोसिस फेज बोलोगे यम फेज को। ठीक है, ये जो यम फेज होता है इसमें मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम मैं चेंजेस लिख सकता हूं, हमें इसमें मैक्सिमम चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल के अंदर मैक्सिमम चेंजेस दिखाई देते हैं यम फेज में। और ध्यान दीजिएगा, ये जो यम फेज होता है, यम फेज ये टाइम लेता है 1 आवर का। कितना? 1 आवर का टाइम लेता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और मैं कह रहा हूं मैक्सिमम चेंजेस का मतलब अभी तो हम लोग सेल ग्रोथ करा रहे थे, डीएनए के अमाउंट को डबल कर रहे थे, और कुछ ऑर्गेनलीज को डबल कर रहे थे या फॉर्म कर रहे थे, वहां तक थे। लेकिन अब सेल में जो मेजर इवेंट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, वो यम फेज में होते हैं। किसमें होते हैं? यम फेज में होते हैं। मतलब यम फेज में ही तुम्हारे क्या होंगे, एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, और यम फेज में ही तुम्हारा होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
काइनेसिस, ठीक है। यम फेज में कैरियोकाइनेसिस कराना है, न्यूक्लियस डिवीजन, और यम फेज में ही साइटोकाइनेसिस कराना होता है। ढंग से लिखा जा, इसी में हमें कराना होता है साइटोकाइनेसिस। कहानी क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? हो पा रही है ना, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के कई सारे फेजेज होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन कौन से फेजेज होते हैं इसके? कौन कौन से बताइए? प्रोफेज, और कौन? मेटाफेज, एनाफेज, और कौन? टीलोफेज। ये मैंने लिखाया भी तो था अभी, है कि नहीं? इसकी बात हम लोग करते हैं यम फेज के अंतर्गत। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यम फेज में ध्यान दीजिएगा, ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी चीजें हैं, ये वाली, ये जो मैंने लिखा है, इन वाली चीजों को, इनको आप जब बात करोगे माइटोसिस के लिए, किसके लिए? माइटोसिस के लिए बात करोगे। माइटोसिस के लिए जब तुम बात करोगे, इक्वल सेल डिवीजन में बात करोगे, मतलब जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस के केस में इसको 1 टाइम कराना होता है। कितने टाइम्स? 1 टाइम होता है। लेकिन जब इसके लिए हम कराते हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस के फेजेस की बात करते हैं मियोसिस के केस में, तो मियोसिस के केस में हमें इसको 2 टाइम्स कराना होता है। मैं सारा कुछ बताता भी चल रहा हूं और समझाता भी चल रहा हूं। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूं यहीं पर, ठीक है। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, जैसे कि आपको प्रीवियस में दिखाऊं, हाँ ये देखो, जी0 आ रहा था ना, जीवन से अलग होकर के जी0 आ रहा है। जीवन से अलग होकर के जी0 जब आ रहा है, जीवन से अलग होकर के, तो इसका क्या होगा भाई? इसका क्या होगा? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं जी0 की। किसकी बात करने जा रहे हैं? जी0 फेज की। जब हम जी0 फेज की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जी0 फेज की जब हम बात करते हैं तो इसको एक नाम और देते हैं, क्विसेंट फेज। क्या नाम देते हैं? क्विसेंट फेज, ठीक है। इसको एक नाम और दिया जाता है, क्विसेंट फेज नाम दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से, आगे कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्विसेंट फेज में अब चला गया है सेल। सेल कहां पे चली जाएगी भाई साहब? वो एग्जिट मार लेगी, मतलब कहेगी कि मैं नहीं करने वाली हूं अब सेल डिवीजन ना सेल साइकिल, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे कोई काम नहीं भाता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अगल हो गया हूं, अगल बगल हो गया हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आज मैंने आप लोगों को फेजेज के बारे में डिस्कस कराया है। हाँ, एक पॉइंट और बता देता हूं, यहीं पे मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि यस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं जब लगे हाथ। भाई लगे हाथ क्या, लगे हाथ ठीक है, लगे हाथ, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे फेजेज की, मान लो तुम्हें दिया गया है फेज G1, यहां पे तुम्हें दिया गया है G1, ऐसे मैं ग्राफ बनाता हूं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बनता है। इसको ग्राफ के थ्रू समझाने जा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा था यस फेज में, पढ़ाया ना मैंने फेजेज, डीएनए का अमाउंट यस फेज में डबल हो रहा है, उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। माना कि तुम्हें दिया गया है, पहले दिया गया है G1 फेज। क्या दिया गया है? G1 फेज दिया गया है। G1 फेज में अमाउंट 2C है। क्या है? 2C है। जैसे ही तुम यस फेज में गए, अमाउंट कहां पे चला गया? 4C में गया। 4C आया कि नहीं आया? 4C आया, ठीक है। अब जैसे ही तुम आओगे कहां पे, जैसे ही तुम आना शुरू कर दोगे, ये यस फेज यहां तक है, यस फेज यहां से यहां तक है,
ठीक। और जैसे ही तुम आओगे G2 फेज में, इसमें आओगे, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया यार, G2 नहीं, यस फेज यहां से यहां तक मैं नहीं बना रहा हूं। यस फेज मान लो 4C अमाउंट हो गया, G1 में 2C था, यस फेज में 4C हो गया, G2 फेज में वही रहेगा। लेकिन G2 के बाद जैसे तुम यम फेज में आओगे, यम फेज में आने के बाद इसका अमाउंट 2C ही हो जाएगा। कह दो क्यों? क्यों भाई क्यों? ऐसा इसलिए कि जब अमाउंट 2C था तो उसके अमाउंट को तुम्हें डबल करना था यस फेज में, यस फेज में तुमने 4C कर दिया, क्योंकि भाई बाद में हमें यम फेज में जाके कैरियोकाइनेसिस कराना है। भाई हमें क्या करना है, क्रोमोसोम बराबर बराबर मात्रा में, या फिर हमें क्रोमोसोम को सिंगल क्रोमेटिन का बना के डिवाइड कर देना है 2 केंद्रकों में कैरियोकाइनेसिस करा। ध्यान सुनो, यम फेज में जब तुम जाओगे 2 केंद्रक बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उनमें बराबर बराबर मात्रा में हमें क्या करना होता है, उनमें बराबर बराबर मात्रा में हमें क्रोमोसोम को बांटना रहता है। ये कहानी होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 2C से हमें अमाउंट 4C करना पड़ता है। किस फेज में हो जाएगा? यस फेज में हो जाएगा। डीएनए के अमाउंट 2C से 4C। G2 फेज में भी ये रहेगा 4C। लेकिन जैसे ही तुम आओगे यम फेज में, यम फेज के कैरियो लास्ट तक आते आते इसका 2C अमाउंट हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस होकर के 2C अमाउंट फिर से हो जाता है, क्योंकि अब सेल डिवाइड कर गई, न्यूक्लियस अलग अलग बन गए। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को डीएनए के अमाउंट को लेकर के मैं इस तरफ लिख रहा हूं, इस तरफ मैं लिखता हूं, इस तरफ मैं लिखता हूं विभिन्न फेजेज को, डिफरेंट फेजेज को मैं लिख रहा हूं। इस तरफ मैं लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ डीएनए को, अमाउंट ऑफ डीएनए लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, मैं यहां तक आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल में यम फेज के अंतर्गत जब हम मूव करेंगे तो उसमें हम लोगों को बात करना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों को बात करना पड़ेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, माइटोसिस के लिए, फिर उसी में हम लोग साइटोकाइनेसिस करा देंगे। फिर लास्ट जो आता है मियोसिस वाला, मियोसिस वाले टॉपिक में हम लोगों को ढेर सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमें 2 बार कराना रहता है। ठीक है ना, उस प्रक्रिया को हमें 2 बार कराना रहता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, टाइम दिया हूँ, हाँ 2 सेकंड, 1 2। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली अटेंड किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक, हमारे चाहने वाले हो आप लोग। ठीक है ना, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।